नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। तो साथियों, जैसा कि हम टारगेट सीरीज के माध्यम से जीके एंड जीएस के प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, प्रैक्टिस सेट 5 तक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन्हें भी देख लीजिएगा। साथियों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें हम जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, आपको यकीन हो जाएगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से यानी इन जो टारगेट सीरीज के माध्यम से एग्जाम में कितनी हेल्प मिलेगी। तो साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? तो साथियों, सचिन तेंदुलकर ने जो 100वां शतक लगाया था वो किसके खिलाफ लगाया था? तो वो लगाया था साथियों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बांग्लादेश के खिलाफ। तो बांग्लादेश के खिलाफ जो लगाया था ये कहाँ हुआ था? तो ये साथियों शेर बांग्ला स्टेडियम में हुआ था, बांग्लादेश में। शेर बांग्ला स्टेडियम। और साथियों, सचिन तेंदुलकर ने अपना जो प्रथम शतक लगाया था, ये तो लगाया था, जो 100वां शतक लगाया था ये 2012 में लगाया था। और ये प्रथम जो शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने, वो किसके खिलाफ लगाया था? वो लगाया था 1990 में, 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ। और सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है वो क्या है? प्लेइंग इट माई वे। तो साथियों, 100वां शतक लगाया है बांग्लादेश के खिलाफ शेर बांग्ला स्टेडियम 2012 में, और प्रथम शतक लगाया था 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या था? तो साथियों, जो पोखरण जो परमाणु परीक्षण हुआ था तो उसमें जो नाम था यानी पोखरण 2 का जो नाम था उस कूट का नाम क्या था? तो साथियों, वो था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति इसका सही आंसर है। ये जो ऑपरेशन मतलब जो परीक्षण हुआ था वो 1998 में हुआ था। और जो पोखरण परमाणु परीक्षण जो एक हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1974 में। उसका नाम क्या था? वो था स्माइलिंग बुद्धा, यानी स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था। तो पोखरण परमाणु परीक्षण 1 का नाम स्माइलिंग बुद्धा और पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का नाम ऑपरेशन शक्ति था, जो 1998 में हुआ। चलिए साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष शुरू किए गए? तो नीति आयोग साथियों, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 2015 1 जनवरी को। साथियों, 2015 से पहले इसको क्या जाना जाता था? इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं प्रधानमंत्री। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और पूछ रहा है कि वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो वो किए गए थे साथियों, ऑप्शन ए से सही आंसर है 2016 में। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, उसके एक साल बाद वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स शुरू कर दिए गए थे नीति आयोग द्वारा। और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो 14 मार्च 2024 तक जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ पे है? ये गुजरात के केवड़िया में है। कितनी मीटर ऊंची है ये? 182 मीटर ऊंची है। तो ये किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो ए इसका सही आंसर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? तो साथियों, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन या सेरीकल्चर मछली पालन, पिसीकल्चर मधुमक्खी पालन और एपीकल्चर रेशम कीट। तो साथियों, जो पिसीकल्चर होता है वो किससे संबंधित होता है? तो वो होता है मछली पालन से। और रेशम कीट का जो पालन होता है वो क्या होता है? वो होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। और मछली पालन जो होता है वो होता है पिसीकल्चर। तो ए इसका सही आंसर होगा। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अब देख लेते हैं कुछ साथियों, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? वो संबंधित है बागवानी से। फ्लोरिकल्चर, वो फ्लावर से संबंधित है, यानी फूलों से संबंधित है। एविकल्चर, पक्षियों से संबंधित है। और एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर जो जलीय जीव होते हैं उनसे संबंधित है। एक्वा मीन्स जलीय होते हैं। और पोमीकल्चर, तो पोमीकल्चर किससे संबंधित है? वो संबंधित है फलों से। फूलों से फ्लोरिकल्चर संबंधित है और पोमीकल्चर फलों से संबंधित है। और पूछा जाता है बर्मी कल्चर, तो वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है केंचुआ। तो बर्मी मतलब जमीन में छेद करने के लिए, तो मतलब केंचुआ पालन से संबंधित है। और एक है विटिकल्चर। तो विटिकल्चर है अंगूर की खेती से। तो साथियों, ये कुछ जो फसलें हैं, मतलब जो इनके कल्चर हैं कि कृषियां हैं, वो किसको किस में पालन किया जाता है, उनके नाम हैं। जैसे एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मछली पालन, और मछली पालन पिसीकल्चर होता है। सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन। हॉर्टिकल्चर बागवानी, फ्लोरिकल्चर फूल, एविकल्चर पक्षियों से संबंधित है। पॉमीकल्चर फलों से संबंधित है। बर्मीकल्चर केंचुआ और विटिकल्चर अंगूर की खेती। तो साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वह कीमत जहां उपभोक्ता द्वारा खरीद की गई मात्रा उत्पादक द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। तो साथियों, इसका मतलब दोनों बराबर होती है। जो कीमत होती है वो संतुलन, तो संतुलन कीमत होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा संतुलन। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, यह कथन किसका था? तो साथियों, अगले 50 वर्षों तक जो भारत माता भारतीयों के द्वारा पूजी जानी चाहिए, ये कथन था स्वामी विवेकानंद। तो बी इसका सही आंसर है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन। बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों, बाल गंगाधर तिलक की जो महत्वपूर्ण बुक है गीता रहस्य, ये पूछी जाती है। और एक और बुक है इनकी केसरी, ये भी पूछी जाती है। अब साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी इन्होंने? 1875 मुंबई में की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी इन्होंने, वो की थी 1897 में। डेट भी इसकी याद रख लीजिए, कलकत्ता में की थी। तो जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, गोदावरी नदी 1067 मीटर की ऊंचाई पर अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर से निकलती है। तो एक मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो साथियों, वो है ऑप्शन बी, त्र्यंबकेश्वर।
त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। और इसका मोहाना कहाँ बनता है, वो गिरता है सर, वो गिरता है बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी त्र्यंबकेश्वर। अब देख लेते हैं साथियों गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो बहुत बार पूछी गई हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदियां हैं साथियों पूर्णा, मंजरा और प्रवरा, प्राणहिता, इंद्रावती और पेनगंगा, वर्धा। ये साथियों जो गोदावरी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? यह साथियों उड़ीसा में। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो साथियों ICAR की जो स्थापना हुई थी, एक मिनट सर, ICAR इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1929 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो डी इसका सही आंसर है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों RER का पूरा नाम क्या है? तो साथियों RER का जो पूरा नाम है वो है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और साथियों एक है NEER। तो एन मीन्स यहाँ पे हो जाता है नॉमिनल। नॉमिनल नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी सिर्फ और सिर्फ पहले आर और एन का ही डिफरेंस है, बाद बाकी सेम है। तो RER रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और NEER नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी? यानी कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, मतलब कांग्रेस जो थी, वो पहली बार विपक्ष में कब बैठी थी? तो साथी जो 1975 में जो आपातकाल इमरजेंसी लगी थी, तो उसके बाद 1977 में कि जो आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस विपक्ष के पक्ष में बैठी थी। तो डी इसका सही आंसर है। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइट किस देश की संसद का नाम है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डाइट है वो किस देश की संसद का नाम है? तो ऑप्शन दिए जापान, फ्रांस, स्पेन और इटली। तो साथियों जो फ्रांस की जो संसद है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। और स्पेन की जो संसद नाम है उसको बोलते हैं कार्टेस। और इटली की जो संसद का नाम है उसको बोलते हैं सीनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। जापान की संसद को डायट के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं साथियों कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी संसद के नाम। तो देख लेते हैं रूस की संसद का नाम क्या है साथियों? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ये भी बार बार पूछा गया है। और अफगानिस्तान की संसद का नाम अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद नाम है उसका, जातीय संसद। मलेशिया की संसद का नाम क्या है?
ये साथियों आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीवान निगारा। जर्मनी की संसद का नाम क्या है? तो जर्मनी की संसद का नाम है बुंडस्टैग। बुंडस्टैग। और इजराइल की संसद का नाम है वो क्या है? वो है नेसेट। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी संसद के नाम हैं। तो डायट है जापान की संसद का नाम, फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली, स्पेन की संसद का नाम है कार्टेस और इटली की संसद का नाम है सीनेट। रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शोरा। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। और मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। जर्मनी की संसद का नाम है बुंडस्टैग। और इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। ये कुछ महत्वपूर्ण संसदों के नाम हैं। तो चलिए साथियों इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से किस अवस्था में होता है? यानी जो चंद्र ग्रहण होता है वो किस अवस्था में होता है? तो साथियों जो चंद्र, एक मिनट सर, सॉरी। तो जो चंद्र ग्रहण होता है उसमें क्या होता है कि एक तरफ सन और एक तरफ अर्थ यानी पृथ्वी, बीच में क्या है? चंद्रमा। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या होगा? तो वो होगा सूर्य ग्रहण। और एक तरफ हो जाएगा सन और एक तरफ हो जाएगा मून और बीच में अर्थ। तब कौन सी तब कौन सी स्थिति बनेगी? वो बनेगी चंद्र ग्रहण। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो पूछा है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आने के कारण चंद्र ग्रहण होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अल नीनो का निर्माण किस महासागर में होता है? तो साथियों अल नीनो का निर्माण जो होता है वो किस महासागर में होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, प्रशांत महासागर में। तो साथियों जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में जब अल नीनो आता है, अल नीनो जब आता है तो उसमें क्या होता है कि जो समुद्र स्थल जो है, समुद्र स्तर है, तो वो सामान्य स्थिति से अधिक गर्म हो जाता है। तो सामान्य स्थिति से अधिक गर्म, जिससे हवाएं कमजोर हो जाती हैं और जिसके कारण भारत में मानसून देरी से पहुंचता है या कम वर्षा होती है। देरी से आता है या कम वर्षा होती है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में सूखे का सामना करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में सूखे का सामना करना पड़ता है, यानी ऑस्ट्रेलिया को सूखे का सामना करना पड़ता है। तो अल नीनो जब प्रशांत महासागर में आता है तो समुद्र स्तर का जो सामान्य स्थिति से अधिक गर्म हो जाता है और हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे जो मानसून भारत में जो आता है वो समय पे ना आके देरी से आता है और कमजोर आता है, मतलब कम वर्षा होती है। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के जो भाग हैं उसमें सूखे का सामना करना पड़ता है। अब साथियों पूछा जाता है कि लानीना, लानीना जस्ट इसके विपरीत है। तो लानीना भी देख लेते हैं। ला नीना, इसमें क्या है, जो समुद्र स्तर सामान्य स्थिति से अधिक ठंडा हो जाएगा, यानी अधिक ठंडा हो जाएगा और हवाएं तेज चलेंगी और भारत में मानसून की स्थिति जल्दी हो जाएगी। मानसून
अधिक होगा और वर्षा भी अधिक होगी, और ऑस्ट्रेलिया में भी वर्षा अधिक होगी। तो अल नीनो को याद कर लीजिए एक चीज को, दूसरा आपको ला नीना भी याद हो जाएगा, क्योंकि जस्ट उसके अपोजिट होता है, यह भी प्रशांत महासागर में उठता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं साथियों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया साथियों? तो वो बन गया ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन में पजल दिए गए हैं तो रूस बन गया है। तो सी इसका सही आंसर है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश रूस बन गया है। तो साथियों इसका सही आंसर, रूस की जो संसद नाम है उसका हम देख चुके हैं, ड्यूमा नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो साथियों किसने लिखी है? तो ये है साथियों किसकी? तो ये है शिखर धवन की। सी इसका सही आंसर है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये शिखर धवन की आत्मकथा है साथियों। अब कुछ क्रिकेटर और उनकी द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें वो देख लेते हैं। तो साथियों प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी है? ये है सचिन तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर। और ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी है? ये है सौरव गांगुली की। ये साथियों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है साथियों सनी डेज। तो ये किसकी है? ये है सुनील गावस्कर का, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है? फ्रॉम द क्रिकेट, फ्रॉम द क्रिकेट, यानी पूरी बुक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम द क्रिकेट। तो ये किसकी है? फ्रॉम द क्रिकेट टू कैंसर, सॉरी पूरा लिख लेते हैं। तो आपको भी पता है कि कौन से खिलाड़ी को कैंसर हुआ था? तो वो हुआ था युवराज सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं नो स्पिन। नो स्पिन किसकी है? शेन वार्न की है। और नेक्स्ट देख लेते हैं 281 एंड बियॉन्ड। ये किसकी है? वीवीएस लक्ष्मण की है। और एक है साथियों नेक्स्ट स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये किन की है? ये है कपिल देव की। तो साथियों ये कुछ क्रिकेटरों द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो बुक्स लिखी गई हैं उनके नाम हैं। तो पूछे कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी है? वो शिखर धवन की है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ ये सौरव गांगुली की है। सनी डेज सुनील गावस्कर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम द क्रिकेट टू कैंसर युवराज सिंह की है। नो स्पिन शेन वार्न की है। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की है। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव की है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चनों के जो हम एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं उन्हें आप अच्छे से नोट करते जाइए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है?
तो ये की है साथियों ऑप्शन सी इसका सही आंसर है राजस्थान। साथियों ऑप्शन इसमें बदल दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी बोल रहे हैं, तो आप देखना है कि उसका आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी राजस्थान इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं साथियों। ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। तो साथियों वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 ये किसने जीता है? ये जीता है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण ने वर्ष 2025 के लिए यूएन सासाकावा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूएन सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों वो मिला है 2 को, यानी व्यक्तिगत श्रेणी में किसे मिला है? भारत में। तो भारत में जो मिला है वो मिला है मृत्युंजय महापात्रा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है मृत्युंजय महापात्रा। मृत्युंजय महापात्रा को मिला है भारत में। और एक है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की कौन है? हरकुंती राहायू। राहायू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृत्युंजय महापात्रा। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।